नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप सब? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, ओके। देखो बेटा, हमने कर लिया पहला चैप्टर ज्योग्राफी का, और आज जो मैं आपको कराना जा रहा हूँ वो इंडिया की बुक का सेकंड सेकंड बुक जो है आपकी इंडिया वाली, उसका फर्स्ट चैप्टर कराने जा रहा हूँ, जो कि लगभग कॉमन है फर्स्ट बुक के सेकंड चैप्टर से। मैं बात कर रहा हूँ ज्योग्राफी के फर्स्ट बुक एंड सेकंड बुक, यानी फर्स्ट बुक का सेकंड चैप्टर एंड फर्स्ट बुक का फर्स्ट चैप्टर, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ पॉपुलेशन यानी जनसंख्या की। और आज जो मैं आपको कराने वाला हूँ ये चैप्टर जनसंख्या वाला, उस चैप्टर के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी डेली लाइफ यानी कि डेली चीज़ें जो आप देखते हो समझते हो, उनको आप बहुत ईजिली समझ पाओगे, क्योंकि मैं ऐसी कॉन्सेप्चुअल चीज़ें बना के लाया हूँ आपके सामने। इस टॉपिक्स को बहुत ज़्यादा ईजी वे में समझने के लिए, टॉपिक को बहुत ईजी तरीके से समझाने के लिए मैं हूँ। समझने के लिए हमारे पास नोट्स हैं, पीडीएफ है, ये सारी चीज़ें हमारे पास हैं। हम ये सारी चीज़ें करने वाले हैं, ठीक है। जैसा कि आप सब जानते हो कि मेरा नाम अल्ताफ रज़ा है और मैं आपको ज्योग्राफी पढ़ाने आया हूँ। तो मैं ये चीज़ आशा करता हूँ कि ज्योग्राफी में जिस जिस बच्चों का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा वीक है वो वीक नहीं रहेगा, क्योंकि मैं हूँ आपके साथ। और दूसरी चीज़ ये कि जो कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट होते हैं उसमें बच्चों का वीक होना तय है। इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, इस सब में बच्चे वीक होते हैं। मार्क्स लाना थोड़ा टफ होता है, लेकिन बच्चे मेहनत करके मार्क्स ले ही आते हैं। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप सब क्या कर रहे हो, आप सब अभी 12th में हो, और आप सबके लिए कॉन्सेप्चुअल चीज़ें और सब्जेक्ट ऐसा मैटर करता है जो आपके फ्यूचर के लिए भी आपको क्या करेगा, प्रोत्साहन करेगा, आपको बढ़ाने में पुश करेगा। तो चलिए शुभारंभ करते हैं आज के चैप्टर का। सबसे पहली चीज सबसे पहली चीज वो है ये कि जनसंख्या वितरण क्या होता है। व्हाट इज जनसंख्या? पहली चीज ये बताओ, जनसंख्या होती क्या है। बेटा, जनसंख्या का मतलब होता है किसी क्षेत्र में, किसी किसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों का, किसी स्थायी क्षेत्र यानी फिक्स एरिया में, किसी फिक्स क्षेत्र में रहने वाले लोग, रहने वाले स्थायी लोग, स्थायी लोग, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम जनसंख्या का इसको हम जनसंख्या कहते हैं। क्या बोला बेटा मैंने? किसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों की स्थायी जनसंख्या, स्थायी स्थायी गणना, गणना बोलो या लोग बोलो, स्थायी लोग, ठीक है। तो क्या बोलते हैं हम? जनसंख्या बोलते हैं। वितरण का मतलब होता है बेटा फैलाव। जनसंख्या किस किस आधार पर फैली हुई है तो बोलते हैं फैलाव। घनत्व का मतलब होता है कि किसी क्षेत्र में जनसंख्या ज्यादा रहती है, कुछ छोटे से क्षेत्र में जनसंख्या ज्यादा रहती है, ठीक है, और किसी उतने बड़े क्षेत्र में जनसंख्या कम रहती है। जैसे कि हमारा क्या है, हमारा रशिया है। रशिया बहुत बड़ा क्षेत्र है, तो रशिया बहुत बड़ा क्षेत्र है, उसके बावजूद वहां की जनसंख्या कैसी है? कम है। और उतना बड़ा क्षेत्रीय कौन है? भारत। उतने बड़े क्षेत्र के अंदर भारत के अंदर ज्यादा लोग रह रहे हैं, तो उसको किस आधार पर नापते हैं? घनत्व के आधार पर, ठीक है। अगला है वृद्धि, बढ़ कैसे रही है, घट कैसे रही है, ये देखेंगे। और संगठन, ठीक है, यानी भाषा किस किस आधार, भाषा कह रहा हूँ, जनसंख्या किस किस आधार पर है। जैसे श्रम के आधार पर है, भाषा के आधार पर है, धर्म के आधार पर है, बोली के आधार पर है। इन सारी चीजों के आधार पर जनसंख्या बटी हुई है नहीं बटी हुई है, ये भी देखेंगे, ठीक है। जनसंख्या किसी भी स्थायी क्षेत्र में रहने वाले लोगों की स्थायी गणना को ही जनसंख्या कहते हैं, ठीक है। जनसंख्या आपसे कोई पूछे तो जनसंख्या क्या है, तो आप कहोगे किसी भी क्षेत्र में रहने वाले लोगों की स्थायी संख्या को ही जनसंख्या कहते हैं। जन मतलब लोग, संख्या मतलब जन मतलब लोग, और संख्या मतलब काउंटिंग। जितने लोगों की काउंटिंग कर सको इस एरिया में, तो वो यहाँ की क्या होगी? जनसंख्या होगी ना। आज जैसे कि मैं आपसे कह सकता हूँ कि ज्योग्राफी वाले बच्चों की जनसंख्या कम हो गई, यानी कि किसी भी मतलब मेरे स्ट्रीमिंग में आने के बाद आप जब आते हो और उसके बाद जो यूट्यूब दिखाता है कि ये गणना हुई है, यानी ये टोटल ऑफ नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स हैं, आपकी ये वीडियो देखिए, तो मैं आपको क्या कहूँगा? जनसंख्या, यानी कि मेरी वीडियो को 600 800 1000 बच्चों ने देखी है, लाइक दैट, ऐसे एग्जाम्पल। तो पहला टॉपिक क्या है बेटा? गणना। तो गणना के बारे में देखेंगे। जनसंख्या गणना, गणना कह रहा हूँ, वितरण। जनसंख्या वितरण हम किसे कह सकते हैं? देखो, चीजें बहुत ज्यादा इजी होती हैं, लेकिन तब तक जब तक आप उसको समझाने वाला कोई आपका टीचर नहीं होता। मैं हूं तो हमारे बीच में एक बॉन्डिंग होनी चाहिए। जो भी टॉपिक्स या जो भी डिटेल्स आपको समझ में नहीं आती है बेटा, तो वो आप मुझसे पूछोगे, शर्माओगे बिल्कुल नहीं, ठीक है। और मैं आपके कमेंट्स बिल्कुल देखता हूँ और रिप्लाई भी करता हूँ, और कोशिश मैं करूंगा टेलीग्राम पे ग्रुप बना दूं जहाँ पे पीडीएफ और नोट्स में आपको पहुंचा सकूं। तो पहला है वितरण। वितरण मतलब फैलाव। तो कह रहा है जनसंख्या के वितरण का अर्थ है, वितरण मतलब फैलाव का अर्थ है कि किसी भी क्षेत्र में जनसंख्या की वितरण, वितरित मतलब फैलती है। क्या बोल रहा है ये? कि फैलती है,
यह फैली जाती है, फैलती है। तो भारत में जनसंख्या वितरण का स्थायी पैटर्न, स्थानिक पैटर्न बहुत असमान है। स्थानिक पैटर्न मतलब बेटा, अगर मान लो ये आपका इंडिया है, मान लो ये आपका इंडिया है, तो इंडिया के दिल्ली में जनसंख्या ज्यादा है, लेकिन उसी मुकाबले जाओ कश्मीर में चले जाओगे, ईस्ट इंडिया में चले जाओगे, चाहे तो आप यहाँ आ जाओ, चाहे तो आप यहाँ आ जाओ, तो इन दोनों जगह पे, जगह ए एंड जगह बी, ये दोनों जगह किससे कम होगा? हमारी दिल्ली से। यहाँ का जनसंख्या वितरण क्या होगा? हमारी ए और बी वाला होगा, डी वाला क्या होगा? ज्यादा होगा इन दोनों के मुकाबले, क्योंकि यहाँ की आबादी बहुत कम है। तो इसके कुछ कारण होंगे ना बेटा। ए और बी, जो ए और बी है वहां पर आबादी क्या है? वहां पर आबादी कम है अकॉर्डिंग टू डी के मुकाबले। यहाँ की आबादी क्या है? यहाँ की आबादी ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? इसके पीछे कुछ कारण हो सकता है। कारण क्या होगा? यहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी है, यहाँ पे जो वेदर है यानी मौसम है, वो मौसम यहाँ पर अच्छा रहता है, यहाँ पे रोजगार मिल जाता है, यहाँ पे बच्चे क्या है, यहाँ पे बच्चों को शिक्षा मिल जाती है। तो ये सारी सुविधाएं यहाँ पे क्या है, यहाँ पर लोगों को काम के साथ साथ यहाँ पे लोगों को मॉडर्नाइजेशन मिल जाता है, आधुनिकता मिल जाती है। यहाँ पे लोगों को क्या मिल जाता है? चिकित्सा मिल जाती है। तो ये सारी चीजें हमें डी इस क्षेत्र में मिल रही है, और इस सारी ए और बी क्षेत्र में क्या मिल रही है? इन सबके मुकाबले, दिल्ली के मुकाबले क्या है, यहाँ पर कम मिलती है। तो वहां पर लोग रहेंगे नहीं रहेंगे? एब्सोल्युटली वहां पे लोग क्या रहेंगे? जब आपको फैसिलिटीज कम मिलेगी तो वहां पे रहने वाले लोगों की संख्या भी क्या होगी? वहां पे रहने वाले लोगों की संख्या भी होगी बेटा, कम होगी। तो ये सारी चीजें आपको समझना, ठीक है ना? ज्यादा कुछ है नहीं जो मैं आपसे कहूँ, लेकिन हाँ समझने के लिए चीजें तो है ना, तो समझाना तो पड़ेगा ही मेरे को, है ना? क्या समझा बेटा आपने कि किसी भी क्षेत्र में जनसंख्या कैसे फैलती है? असमान पैटर्न में फैली है। मतलब भारत में क्या, पूरे भारत के क्षेत्र में क्या जनसंख्या एक जैसी फैली हुई है? आप मुझे बताओ। नहीं, भारत के में जो जनसंख्या वो कैसे फैली हुई है, वो उसका जो पैटर्न है वो कैसा है बेटा? असमान है। क्योंकि जनसंख्या आपने देखा, मैंने आपको कश्मीर का एग्जाम्पल दिया था, मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, एक मैंने आपको कश्मीर का एग्जाम्पल दिया था, एक मैंने आपको ईस्ट इंडिया का एग्जाम्पल दिया था। क्योंकि यहाँ की आबादी क्या है? यहाँ की आबादी असमान है। क्योंकि यहाँ पर आबादी बहुत कम आबादी वाले लोग भी रहते हैं और कहीं पर बहुत ज्यादा आबादी वाले लोग भी रहते हैं। क्योंकि यहाँ का असमान पैटर्न है, क्योंकि वो बहुत सारे कारणों पर निर्भर करता है। ठीक है बेटा? तो राज्य को ऐसे ही 3 आधार पर बांटा गया है। ठीक है, ऐसे ही राज्य को 3 आधार पर बांटा गया है। देखो लिखा हुआ भी है कि उच्च राज्य वाले जनसंख्या, जैसे कि कहाँ पर है? जहाँ पे जनसंख्या ज्यादा होगी। तो यहाँ जनसंख्या किन किन राज्यों में ज्यादा होती है बेटा? जनसंख्या किन किन राज्यों में ठीक ठाक है बेटा? तो देखो आपका यूपी आएगा, आपका महाराष्ट्र आएगा, बिहार आएगा, पश्चिम बंगाल आएगा। इन्हीं क्षेत्रों में क्या है बेटा? इन्हीं क्षेत्रों में जनसंख्या 76% है। तो इसका एग्जाम्पल इसका बनता है बेटा यूपी, महा, बीएच और डब्ल्यूबी, एमपी, टीएन, राज, कर, गुजरात, आंध्र। ये है बेटा, क्या है बेटा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 10 राज्यों के अंदर, 10 स्टेटों के अंदर कितनी जनसंख्या है बेटा? 10 स्टेटों के अंदर 76% है सर। सिर्फ 10 स्टेट के अंदर, 10 राज्यों में हमारी जनसंख्या का कितना है? सिर्फ 10 राज्यों के अंदर ही, सिर्फ 10 राज्यों के अंदर ही 76% जनसंख्या है। और इसको इसको याद करना पड़ेगा आपको, शुरुआत के 4, सिर्फ 4 आपको याद करने पड़ेंगे। तो क्या याद करोगे बेटा? यूपी, महा, बीएच और डब्ल्यूबी। तो यूपी, महा और फिर बिहार और फिर वेस्ट बंगाल। तो ये 4 जनसंख्या वाले सबसे ज्यादा क्षेत्र हैं। क्वेश्चन इसमें से बनते हैं, क्वेश्चन ये बनते हैं कि भारत की तीसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य बताइए। तो आप क्या करोगे? तो मैंने आपको बताया यूपी, महा, बिहारी एंड वेस्ट बंगाल, तो बिहार। चौथा पूछ ले तो वेस्ट बंगाल, दूसरा पूछ ले तो महाराष्ट्र, पहला पूछ ले तो यूपी। ठीक है, तो ये 4 स्टेट है, चारों स्टेट्स का नाम आपको याद करना है, यूपी, महाराष्ट्र, बिहार एंड वेस्ट बंगाल। ठीक है, यूपी, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, बिहार एंड वेस्ट बंगाल, ये है। मध्य वाला कौन सा है बेटा? असम, हरियाणा, झारखंड, छत्तीसगढ़, केरल। ये नहीं पूछा जाता, कभी नहीं पूछा जाता, डोंट वरी। जो आपसे पूछा जाएगा
जो आपसे पूछा जाएगा वो ये है कि सबसे कम आबादी किस राज्य में है, या सबसे कम जनसंख्या कौन से राज्य में है। तो सबसे कम जनसंख्या जो है वो है सिक्किम में। सबसे कम ये जनसंख्या है, कम, सबसे कम जनसंख्या। घनत्व पूछा जाए आपसे, घनत्व पूछा जाएगा तो वो पढ़ोगे, वो लिखोगे आप आंध्र प्रदेश। ठीक है बेटा, ए एन है ये, आंध्र प्रदेश नहीं, अरुणाचल प्रदेश, ए आर पी। क्या है बेटा ये, अरुणाचल प्रदेश है ये, अरुणाचल प्रदेश है ये। ठीक है बेटा, अरुणाचल प्रदेश के सबसे कम घनत्व है, सबसे कम, अरुणाचल प्रदेश का। तो जनसंख्या में सबसे कम कौन है, सिक्किम। ठीक है बेटा, क्षेत्रफल में सबसे कम कौन है, राज्यों के आधार पर गोवा। ये क्षेत्रफल के आधार पर है, सबसे कम कौन है, सबसे कम वो गोवा है। सर्वाधिक राज्य सबसे बड़ा कौन है, सर्वाधिक बड़े में, ये तो कम में है ना, क्षेत्र में कम। और ज्यादा में कौन है, ज्यादा में आपका राजस्थान। ऐसी ही है, आबादी में कम में था, ज्यादा में कौन है बेटा, ज्यादा में है आपका यूपी। यूपी में सबसे ज्यादा जनसंख्या है, सबसे ज्यादा जनसंख्या है यूपी में। और घनत्व में सबसे ज्यादा कहाँ पर है, तो घनत्व में सबसे ज्यादा है, घनत्व में सबसे ज्यादा है बेटा आपका बिहार। घनत्व का मतलब पता है क्या होता है बेटा, किसी भी फिक्स क्षेत्र के अंदर, जैसे मान लो कि इतना बड़ा क्षेत्र, एक टुकड़ा हमने उठा लिया, इतना बड़ा क्षेत्र उठा लिया, मतलब मान लो 5 किलोमीटर के रेडियस का क्षेत्र हमने उठा लिया बिहार से, या 1 किलोमीटर का ही मान लो, 1 किलोमीटर का क्षेत्र हमने उठा लिया बिहार से, BH। और इतना बड़ा ही क्षेत्र हमने उठा लिया यूपी से। और जब हम दोनों ने कंपैरिजन करा तो यहाँ पे 800 समथिंग है, और यहाँ पे जब कंपैरिजन करा तो यहाँ पर 1100 कुछ, यहाँ पे शायद 1102 था आई थिंक। तो ये था लगभग लगभग मोटा मोटा, अगर यहाँ पे देखोगे तो 300 का फर्क देखने को आपको मिलेगा, 300 लोगों का फर्क देखने को मिल रहा है दोनों में। लेकिन यूपी का क्षेत्र क्या है बेटा, यूपी का क्षेत्र ज्यादा है बिहार के मुकाबले, तो यूपी की जनसंख्या भी क्या हो गई, ज्यादा हो गई। अगर यूपी और बिहार का क्षेत्रफल बराबर होता तो जनसंख्या भी किसकी ज्यादा होती बेटा, फिर जनसंख्या ज्यादा होती है आपकी बिहार की। लेकिन यूपी का क्षेत्रफल बड़ा है, जनसंख्या कम है, तो ये यूपी आगे निकल जाता है। ठीक है, यानी कि एक बंदा है जो जो 30 के 30 दिन काम करता है, लेकिन वो काम कितना करता है, 500 रुपये दिहाड़ी कमाता है। और एक इंसान है जो 600 रुपये कमाता है, लेकिन वो क्या करता है, वो क्या करता है, वो सिर्फ 22 दिन काम करता है या 20 दिन काम करता है। तो 100 रुपये तो ज्यादा कमा रहा है, या 200 रुपये तो ज्यादा कमा रहा है, लेकिन पूरा नहीं कमा रहा। ठीक है बेटा, समझ में आया आपको। इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए आपको। ठीक है, ये डाटा आगे का था पर मैंने आपको बता दिया। आपको क्षेत्रफल पता लग गया होगा, बहुत सारी चीज़ें आपको पता लग गई होंगी। ठीक है, मैं साइड इसलिए हुआ था ताकि आप एसेस ले सको या फिर उतार सको वीडियो को पॉज करके। ठीक है बेटा, और दिल्ली जो है अगर पूछा जाए सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ पर है, तो बेटा दिल्ली का कोई रिकॉर्ड नहीं है, दिल्ली है इतनी, दिल्ली इतनी है। दिल्ली को तो कोई पछाड़ नहीं सकता, क्योंकि आप सब दिल्ली से हो, आपको गर्व होना चाहिए कि आप इतनी घनी आबादी में रहते हैं। और जब घनी आबादी में रहते हैं तो किस पे असर पड़ता है बेटा, सबसे ज्यादा असर पड़ता है हमारे संसाधनों के ऊपर, सबसे ज्यादा असर पड़ता है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है हमारे पास कि ऐसे कौन से रीजंस हैं जिससे जनसंख्या जो है हमारे यहाँ फैली हुई है, यानी हमारी जनसंख्या क्यों है, जनसंख्या को फैलने के, जनसंख्या को फैलने के प्रभावित करने वाले कारक, यानी जनसंख्या के फैलने के कारण पूछ रहा है आपसे सीधा कि जनसंख्या क्यों फैली हुई है। क्या बोला, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आने का पेपर में। यहाँ से पेपर्स में क्वेश्चंस बनते हैं और अराउंड 5 to 6 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है यहाँ से इजिली। ठीक है, 8 मार्क्स का भी मैं बोल दूं तो कोई गलत नहीं है। इस वाले चैप्टर का सबसे फेवरेट टॉपिक है ये वाला। तो जनसंख्या को फैलने के कौन कौन से कारण हैं, तो जो कारण है वो मैं आपको बताना चाहूंगा। तो पहला जो कारण है वो ये है, वो बोलते हैं भौतिक कारण। ठीक है, तो पहला देखते हैं हम भौतिक कारण। भौतिक कारण मतलब जिसको आप छू सको, देख सको, जिसको आपको डायरेक्ट यूज पड़े, जिसकी आपको डायरेक्ट तरीके से इसका आप इस्तेमाल करो, सीधा इस्तेमाल करो, का सीधा इस्तेमाल करो वो वाली चीजें। तो पहला ये जल की उपलब्धता, यानी जिस क्षेत्र में ज्यादा पानी होगा, कहते हैं ना बेटा जल है तो कल है। ठीक है, जहां पर बेटा पानी की आवश्यकता ज्यादा पड़ेगी, जहां पर भी पानी की आवश्यकता ज्यादा पड़ेगी वहां पर जनसंख्या ज्यादा होगा, पहली चीज। दूसरी, जहां की भू आकृति क्या होगी बेटा, भू आकृति जहां की प्लेन होगी, जहां की भू आकृति क्या होगी, प्लेन होगी, वहां पर जनसंख्या ज्यादा होगी। जहां पर पानी क्या होगा, जहां पर पानी के मल्टीपल मतलब अत्यधिक संसाधन होंगे, जहां पर पानी के
अत्यधिक संसाधन। जहां जहां पर अत्यधिक संसाधन होंगे किसके, पानी के, अत्यधिक संसाधन मतलब कुआं, ट्यूबवेल, अंडरग्राउंड वाटर, ये सारी चीजें जहां पर ज्यादा होंगी तो वहां पर जनसंख्या भी ज्यादा रहेगी। जहां की जलवायु, जलवायु को इनडायरेक्टली फॉर्म में हम क्या बोल सकते हैं बेटा, मौसम। तो जहां का मौसम अच्छा होगा वहां पर भी जनसंख्या ज्यादा रहेगी। ठीक है, अभी दिल्ली का मौसम देखो गर्म हो रहा है, तो जनसंख्या क्या कर रही है, प्रवास कर रही है, एक जगह से दूसरी जगह जा रही है। अगला है मृदा। तो बेटा मृदा जहाँ की अच्छी होगी तो वहां पे कृषि भी अच्छी होगी, और जब कृषि अच्छी होगी किसी भी क्षेत्र में, जब कृषि अच्छी होती है तो वहां पे जनसंख्या अपने आप ही बढ़ने लग जाती है। वहां पे की जो जनसंख्या है वो अपने आप ही बढ़ने लग जाती है। तो जनसंख्या के, पॉपुलेशन के बढ़ने के भी ये कारण है। ठीक है, तो चार कारण है बिल्कुल डायरेक्ट डायरेक्ट। जल की उपलब्धता, भूमि भूमि का प्लेन होना, प्लेन जगह पे इंसान रहेगा ना, उबड़ खाबड़ एरिया पे प्लेन इंसान ज्यादा नहीं रहता, दूर दूर रहता है फिर। ठीक है, तीसरा जो वहां पर भूमि देखी आपने, प्लेन मतलब सामान्य भूमि, जल, मौसम, और फिर ऐसी मिट्टी जिसमें आप क्या कर सको, कृषि कर सको। तो ये कारण क्या है, जिससे इंसान को डायरेक्ट, जिसका इंसान डायरेक्ट इस्तेमाल करता हो, तो ये वो सारी चीजें जिसका इस्तेमाल इंसान डायरेक्ट करता हो बेटा। ठीक है, अगला देखो आप, अगला आपका खनिज है। तो बेटा खनिज के बिना तो इंसान का जीवन अधूरा है। ये आर्थिक कारण, जिससे इंसान क्या कमाता है, जिससे इंसान को इनकम रेज होता है, इनकम, जिससे इंसान को क्या आता है, पैसे आते हैं। तो इसमें पहला है बेटा आपका खनिज। खनिज ऐसा संसाधन है जिसके इस्तेमाल करने से उस देश की स्थिति पता लगती है, उस देश की स्थिति क्या है। अच्छा एक मुझे बात बताओ, आज से 60-70 साल पहले या 100 साल पहले जो सऊदी यानी मिडिल ईस्ट के जो शेख थे, वो कुछ नहीं करते थे, गाय भैंस चलाते थे। आज देखो उनके पास क्या नहीं है, ऐसी ऐसी गाड़ियां हैं बेटा जिनको उन्होंने एक टाइम चलाया है, और एक टाइम के चलाने के बाद उन्होंने उसको कभी छुआ भी नहीं है। ऐसी सब चीजें भी उनके पास हैं। तो आप ये चीज समझ सकते हो कि उनकी स्थिति कैसे बदली, क्योंकि उनके पास, उनको क्या मिला बेटा, खनिज मिला। खनिजों का उन्होंने इस्तेमाल करा ठीक ढंग से, आर्थिक स्थिति में उनकी क्या हुई, बढ़ोतरी हुई। तो खनिज बहुत बड़ा इफेक्ट करता है। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और वर्ल्ड वॉर सेकंड, जर्मनी क्यों लड़ रहा था बाकी सारे ताकतवर देशों से, लगभग सारे देश ताकतवर थे, और जर्मनी यूरोप का एकमात्र ताकतवर देश था जो लड़ रहा था। इटली इतना नहीं था जितना जर्मनी अपने आप में लड़ रहा था। जर्मनी से लड़ पा रहे थे क्योंकि जर्मनी के पास क्या था, आर्थिक संसाधन, उसमें खनिज संसाधन थे, रुगर प्रदेश था, इसी वजह से लड़ पा रहा था। अगला है बेटा नगरीकरण। मॉडर्नाइजेशन होगा, मॉडर्नाइजेशन किससे होगा बेटा, खनिज से होगा। तो वो भी एक आर्थिक कारण है। कोई भी इंसान ऐसे अफ्रीका के अंदर ज्यादा टूरिज्म नहीं होता, टूरिज्म ज्यादा कहाँ जाता है, यूरोप मिडल ईस्ट में, क्योंकि उनके पास क्या है, नगरीकरण उन पे सबसे ज्यादा है। ठीक है, और लास्ट वन, जब आपको पैसा कमाना है तो इससे बेटा टूरिज्म आएगा, इससे टूरिज्म आएगा, इससे आप कोई भी चीज क्या कर पाओगे, एक्सपोर्ट कर पाओगे। एक्सपोर्ट मतलब निर्यात कर पाओगे आप। ठीक है, निर्यात मतलब बेच पाओगे आप। तो ये सारी चीजें होंगी बेटा नगरीकरण होने के बाद। और लास्ट है औद्योगिकरण। तो औद्योगिकरण से आप क्या बनाओगे, कुछ भी गुड्स, सामान बनाओगे, और उस सामान को क्या करोगे, आप निर्यात करोगे। और निर्यात तब करोगे जब आपका नगरीकरण अच्छा हो। और नगरीकरण कब हो, जब खनिज अच्छा हो। और खनिज जब अच्छा होगा जब आपका इनकम स्थिति आपकी अच्छी होगी। तो कुल मिला के बेटा ये सारी चीजें आपकी होनी चाहिए। ठीक है, अगला है बेटा आपका सामाजिक और आर्थिक कारण। जनसंख्या ज्यादातर वहां पे रहना पसंद करती है जहां पर उनके वेशभूषा वाले या उनकी तरह दिखने वाले लोग होंगे। कहीं पर भी आबादी आपको ऐसी तो दिखती है, आपको आबादी 60-80 पे भी दिखेगी, आपको आबादी 5-5 98 भी दिखेगी, कहीं पर आबादी आपको 50-50 भी दिखेगी, और कहीं पर आबादी आपको 100 भी दिखेगी। कहने का मतलब है, जैसे मान लो इंडिया में मान लो कि 20% हिंदू मुस्लिम और 80% हिंदू, और कहीं कहीं पर 2% हिंदू, 2% मुस्लिम, 98% हिंदू, और कहीं कहीं पर 50-50% क्या, हिंदू मुस्लिम, और कहीं पर क्या, सिर्फ 50%, 100% सिर्फ और सिर्फ हिंदू। तो ऐसा ज्योग्राफिकल एरियाज बनता है सामाजिक स्थिति में। लेकिन धार्मिक महत्व तो देता ही है ना। लेट एग्जाम्पल, हमारा एक एरिया है और हमारे एरिया में एक मंदिर बना, एरिया तो था वो मुस्लिम का, लेकिन वहां पे मंदिर बना, तो मंदिर की देख रेख के लिए, मंदिर आसपास था, तो अपना वो दिखाने के लिए, क्या कहते हैं उसको, कि हम थोड़े भगवान से प्रिय हैं, इस चीज को देखते उन्होंने आसपास अपने घर बनाए। तो मुस्लिम एरिया में भी हिंदुओं के घर बने, या हिंदू एरिया में भी मुसलमानों के घर बने मस्जिद बनने के बाद। तो वहां पे धार्मिक महत्व होता है कि जब उनकी धार्मिक स्थितियां आसपास बसती हैं, तो वहां पे भी उसी धर्म के लोग ज्यादा रहना पसंद करते हैं। लाइक अयोध्या, अब अयोध्या में ऐसा कहा जा रहा है कि अयोध्या में अब सिर्फ ज्यादा हिंदू देखने को मिलेंगे, जैसे मुसलमानों का मक्का मदीना, वहां पर ज्यादा मुस्लिम ही है ना, ऐसे ही। तो वहां पर रहेंगे। दूसरा अशांति, और थर्ड है आपका बेटा खराब सामाजिक सामाजिक वातावरण। तो बेटा कभी कभी क्या हो जाता है, ज्यादा धर्म के, एक जैसे धर्म के रहने वाले लोग क्या कर देते हैं, वहां का वातावरण भी खराब कर देते हैं। ये तो बेसिक पॉइंट। अगला है राजनीतिक अस्थिरता। तो
अस्थिरता राजनीतिक की स्थिति, कहने का मतलब यह है कि कभी कभी राजनेता क्या करते हैं, अपने फायदे के लिए समाज को उलझा देते हैं, समाज को फंसा देते हैं, समाज में क्या कर देते हैं, समाज में एक दूसरे के बीच में क्या कर देते हैं, द्वेष पैदा कर देते हैं। और समाज में रहने वाले लोगों की स्थिति क्या हो जाती है, आपस में एक दूसरे के प्रति क्या हो जाती है, द्वेष पैदा करती है, एक दूसरे से लड़ने मिटने के लिए ये भिड़े तैयार रहते हैं हमेशा ही। इसलिए यहाँ की सामाजिक स्थिति भी बेकार हो जाती है। अगला है खराब कानून व्यवस्था। तो खराब कानून व्यवस्था यहाँ पे इस बात से मैं कह रहा हूँ बेटा कि कभी भी देश के अंदर अगर दंगे होते हैं तो उस दंगे में लोग, कई सारे लोग मारे जाते हैं, हजारों लोग मारे जाते हैं, लेकिन पुलिस क्या कर देती है, पुलिस सिर्फ चार्जशीट दायर करती है, ठीक है, उसके बाद किसी कुछ लोगों को अरेस्ट करती है, गिरफ्तार करती है, और फिर कुछ लोगों को कुछ दिनों के बाद कोर्ट के ऑर्डर से उनको क्या कर देती है, छोड़ देती है, बेल पर छोड़ती है या उनको फ्री कर देती है बाय दी कोर्ट ऑर्डर। तो ये सारी चीज इंडिया के अंदर तो बहुत ज्यादा इजिली है। तो पुलिस शासन बेकार है, कानूनी स्थिति इंडिया की बेकार है। तो ये राजनीतिक कारण है जिससे जनसंख्या क्या कर रही है बेटा, जनसंख्या इधर से उधर रह रही है। इसका एग्जाम्पल बेटा सबसे अच्छा ये है, इसका एग्जाम्पल आपने देखा था बेटा कश्मीर फाइल्स। कश्मीर में किस तरह, कश्मीर में किस तरह वहां से जो पंडित थे, कश्मीरी पंडित वहां से छोड़ के भागे थे। और अस्थिरता, राजनीति में अस्थिरता, यानी कि जब सरकार बदलती है तो कुछ कुछ, जैसे यूपी में देखो, यूपी में इससे पहले उसकी सरकार थी अखिलेश यादव की, अखिलेश यादव ने जनसंख्या को अलग से प्रिविलेज दे रखा था, लाइक जो छोटी जाति के थे एससी ओबीसी को, उन सबको ज्यादा संरक्षण दे रखा था। जैसे ही बीजेपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार आई तो उनकी अलग मानसिकता के साथ उन्होंने काम किया। तो सारी सरकार अपनी अपनी मानसिकता के साथ काम करती है, इसकी वजह से जनसंख्या ज्यादा प्रभावित होती है, जनसंख्या को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता है मजबूरन। ये मजबूरी है ना बेटा, तो खुशी से तो जाएगा नहीं अपने घर बार छोड़ के। और इसी के एग्जाम्पल मैं आपको बताना तो नहीं चाह रहा, पर फिर भी अयोध्या आपने देखा, अयोध्या में जो श्री राम जन्मभूमि हुआ बेटा, उसमें क्या हुआ कि यूपी में इलेक्शन हुए 2024 के लोकसभा के। 2024 के जब लोकसभा के इलेक्शन होते हैं तो अयोध्या की सीट पे सबको पता था अयोध्या की सीट पे बीजेपी जीतेगी, क्योंकि बीजेपी ने राम मंदिर जैसा काम, बड़ा काम करवाया, सबको पता था वो जीतेगी। जब इलेक्शन हुए, इलेक्शन में अयोध्या में राम मंदिर में, जो अयोध्या था, राम मंदिर बनाने के बावजूद बीजेपी हार गई और वहां से अवधेश प्रसाद। इसका कारण बताया जाता है कि वहां पर जब 6 लाइन रोड करा जा रहा था तो वहां के जो रहने वाले मूल निवासी थे उनको वहां से हटा दिया जबरन, क्योंकि कोई भी इंसान अपना घर बार नहीं छोड़ना चाहता, अगर छोड़ेगा तो बदले में कुछ मुआवजा लेगा। और सरकार ने स्थायी रूप से मुआवजा देने के लिए मना कर दिया। मना क्या कर दिया, मतलब उन्होंने स्थायी रूप से कुछ बोला नहीं कि हम ये देंगे वो देंगे, कमिटमेंट नहीं करी और सरकार ने उनको हटा दिया। बेटा जब किसी एक लोगों पर, जब उनका घर बार, उनको पता है वो जिस घर में रहते थे आज वो उनका घर नहीं है और उनके घर पे जब बुलडोजर चल गए, उन लोगों को पता लगा कि हमारे साथ बुरा हुआ है, और उन्हीं को देखकर और लोगों ने भी क्या करा, बीजेपी को वोट नहीं दिया। और वहां के जो एमएलए थे वो वहां के एमपी बन गए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, भी आम उसके समाजवादी पार्टी के। तो कभी कभी क्या हो जाता है बेटा, अस्थिरता राजनीति की स्थिति। तो राजनीतिक स्थिति कभी कभी जनसंख्या, वो जो जनसंख्या वहां पर रह रही थी, अब वो जनसंख्या वहां से छोड़ के चली गई। इस कारण कानूनी व्यवस्था खराब हो रहा था यूपी के कारण, जब बाकियों की सरकार थी, भी तो योगी ने अच्छा कर रखा है। तो कानूनी स्थिति वहां पर क्या थी, खराब थी, वहां से भी जनसंख्या प्रवास कर रही थी, तो जनसंख्या इस साइड से उस साइड जा रही थी ना, तो इसके कारण भी जनसंख्या इधर से उधर रह रही थी। धार्मिक महत्व के कारण भी जनसंख्या उस जगह छोड़कर, जैसे बहुत सारे मुस्लिम हिंदू वाले एरिया को छोड़कर मुस्लिम एरिया में बढ़ते हैं, और बहुत सारे मुस्लिम हिंदू हिंदू मुस्लिम वाले एरिया को छोड़कर हिंदू वाले इलाके में बसते हैं। दोनों को अपनी क्या चाहिए, उनको धार्मिक महत्व चाहिए, ठीक है, कहीं कहीं पर उनको लगता है अशांति की स्थिति पैदा हो जाएगी तो वहां भी छोड़कर वहां से चले जाते हैं। और खराब सामाजिक वातावरण होता है जहाँ पर, यानी कि ये मौसम की बात हो रही है, प्रदूषण की बात हो रही है, या फिर वहाँ की एरिया की बात हो रही है, तो वहां से भी जनसंख्या क्या करती है बेटा, वहां से भी जनसंख्या पलायन करती है, वहां से भी जनसंख्या क्या करती है बेटा, जाती है। इन्हीं सब चीजों को बेटा देखो इन्होंने पॉइंट्स में बहुत अच्छे से लिख रखा है। ठीक है बेटा, ये है बेटा आपका उच्च आवाज। क्या है, जनसंख्या के बसाव, बसाव मतलब बेटा रहने के लिए, जनसंख्या के रहने के लिए मैदान अधिक उपयोगी होता है। मैंने आपको बताया ना बेटा, प्लेन्स वहां पे ऊपर कि प्लेन्स में जनसंख्या ज्यादा रहती है। हमारे देश की ज्यादातर पॉपुलेशन, यानी कि 43% पॉपुलेशन प्लेन्स में ही रहती है। और ऐसा मतलब हमारे इंडिया में 43% प्लेन्स है, और इस प्लेन्स के अंदर ही 76% पॉपुलेशन रहती है। तो यानी 57% बचा हुआ जो 57% एरिया है उसके अंदर सिर्फ 24% लोग रहते हैं, सोचो। और यहाँ पे 43% एरिया के अंदर 76% पॉपुलेशन रहती है। तो ये भी तो देख लो, प्लेन्स में ज्यादा रहना पसंद करते हैं। पर्वतीय पठार व घने वर्षा क्षेत्रों में जनसंख्या कम केंद्रित होती है। अभी मैंने बताया, ये एग्जाम्पल अभी अलग देख ही सकते हो, 57% एरिया के अंदर सिर्फ पॉपुलेशन 24% रहती है, यानी आधे से भी कम। उदाहरण के लिए भारत के उत्तरी मैदान में
घना आबादी वाला क्षेत्र है। अभी हमने देखा था, हमने क्या देखा था, यूपी देखा था, बिहार देखा था, मध्य प्रदेश देखा था, महाराष्ट्र देखा था, ये सब देखा था, नहीं देखा था, गुजरात देखा था। ठीक है, तो ये 5 राज्य तो मध्य से ही है ना, 10 में से 5 तो देखो मध्य से ही आ गए थे। जबकि उत्तरी पर्वतीय भागों में तथा पूर्वी वर्षा वन वाले क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व कम है। क्या आपने सेवन सिस्टर प्लस सिक्किम, जो वन ब्रदर है, सिक्किम, सेवन सिस्टर्स प्लस सिक्किम में आपने एक भी क्षेत्र को देखा था घनी आबादी वाले क्षेत्र में? नहीं, क्योंकि ये किस में आते हैं, ये आते हैं बेटा पर्वतीय भाग वाले क्षेत्र में, इवन ये उत्तरी पूर्वी वाले भागों वाले क्षेत्र में भी आते हैं। तो कहने का मतलब है यहाँ पे जनसंख्या क्या है बेटा, यहाँ पे जनसंख्या कम होती है, क्योंकि यहाँ पर मौसम, तो एक तो मौसम का कोई पता नहीं होता, वर्षा का पता नहीं होता, और सबसे बड़ी बात यहाँ की आबादी क्या है, प्लेन भी नहीं है, इसी कारण। ठीक है, अगला है बेटा जलवायु। जलवायु का मतलब क्या होता है बेटा, सीधा सीधा मैं बता चुका हूँ। जलवायु का मतलब होता है मौसम। क्या होता है, मौसम। मौसम में क्या है, जलवायु जनसंख्या को वितरण प्रभावित करती है, जलवायु जनसंख्या वितरण को प्रभावित करती है, यानी कि जनसंख्या को क्या करती है, जनसंख्या को बहुत ज्यादा ये इफेक्ट करती है। कैसे इफेक्ट करती है, थार मरुस्थल को देखो आप, जहाँ पे गर्म उच्चावच है, और ठंडा मरुस्थल देखो जहाँ पर ठंडा क्षेत्र है, तो इन दोनों क्षेत्रों में जनसंख्या क्या रहती है, कम रहती है। यानी भारत के 2 क्षेत्र जहाँ पर अत्यधिक गर्म है, जहाँ पर अत्यधिक गर्म है, या फिर यहाँ पर अत्यधिक क्या है, ठंडा है, उन दोनों क्षेत्रों में जनसंख्या क्या होती है, कम रहती है। जहाँ का मौसम क्या रहता है, जहाँ का मौसम, जहाँ का मौसम क्या रहता है, जहाँ का मौसम, जहाँ का मौसम हमेशा बदलता रहता है, यानी कि जीने के लिए क्या होता है, अनुकूल होता है। क्या होता है, अनुकूल। अनुकूल का मतलब होता है जिस पे इंसान, मतलब जिस, क्या बोलते हैं उसको, जिस कंडीशन में इंसान रहे उसको क्या बोला जाता है बेटा, अनुकूल जलवायु। तो अनुकूल जलवायु में इंसान रहना पसंद करता है। अगला है बेटा आपका मृदा। तो मृदा कैसे समझ सकते हो आप, मैंने अभी आपको बताया ना, मृदा भी जनसंख्या को प्रभावित करता है। उपजाऊ भूमि होगी तो वहां पे कृषि भी अच्छी होगी, है ना, वहां पे कृषि अच्छी होगी, उपजाऊ मृदा में कृषि अच्छी होगी, इसीलिए यहाँ पर आबादी क्या हो जाती है, इसलिए यहाँ पर आबादी घनी होती है। और यही 4 एग्जाम्पल भी देखो आप, इन्हीं क्षेत्र में जनसंख्या ज्यादा भी रहती है। ठीक है, इसमें से ये सिर्फ मध्य वाले में है, ये भी, लेकिन ये तो देखो इसमें यूपी बिहार भी, बिहार भी आना चाहिए वैसे 10 में, एग्जाम्पल में लिख लो, हरियाणा काट के बिहार, बिहार BHBH बिहार। ठीक है, BH लिखा है बेटा मैंने बिहार के। ठीक है, अगला देखो बेटा, जलवायु की उपलब्धता, जल की उपलब्धता, जलवायु तो ऊपर हो गया, सेकंड नंबर। जल की उपलब्धता, जल की उपलब्धता बसावट को आकर्षित करती है, ये घनी आबादी क्षेत्र में होती है, और जब जनसंख्या के पास जल हो, अभी पाकिस्तान को हमने इसी जल से मारा। देखो बेटा, वहां की आबादी भी, पाकिस्तान के पास भी आबादी 20 से 22 करोड़ की आबादी है पाकिस्तान के पास भी, और जब आबादी 20 से 22 करोड़ की होती है, उस आबादी के लिए ये सारी चीजें होनी चाहिए। तो पाकिस्तान के पास क्या है, ये तो है, प्लेन्स है। पाकिस्तान के पास जलवायु भी ठीक है, हमारी तरह ही है। पाकिस्तान की मृदा भी उपजाऊ हुई है ना बेटा, वहां की मृदा बहुत सारी उपजाऊ है। पाकिस्तान के पास जल की उपलब्धता ही हम पाकिस्तान को मारना चाह रहे हैं। हम कह रहे हैं कि जरूरत नहीं है हमें आप तक ब्रह्मोस मिसाइल, या फिर हमें अपना रफेल उड़ाने की, हमें कोई जरूरत नहीं है सब करने की। हम आपका क्या कर देंगे, हुक्का पानी बंद कर देंगे। हमने पानी बंद कर दिया, और ये उसी में से एक सहायक नदी है इंडस रिवर की, इसका नाम है सतलज। तो सतलज का पानी हमने जाना बंद कर दिया, और जब पानी बंद हो जाएगा तो ना ही बेटा ये कृषि कर पाएंगे, ना ही ये बेटा कृषि कर पाएंगे, और ना ही इनकी जनसंख्या वहां पे ज्यादा रह पाएगी। कृषि नहीं होगी तो खाना नहीं होगा, खाना नहीं होगा तो वहां पे भुखमरी होगी, और वो फिर पानी एक्सपोर्ट करेंगे, और वो लोग जब खाना एक्सपोर्ट, मतलब खाना नहीं खरीद सकते तो पानी क्या ही खरीदेंगे। थोड़ा सा हमने दिमाग यहाँ पे लगाया, या फिर हमने अपनी नीतियों के अंदर थोड़ी सी कठोरता लेकर आए हैं पाकिस्तान के लिए। हमने सीधा बोला कि सबसे पहले आप क्या करिए, आतंकवाद को रोकिए, फिर कुछ बात होगी। पाकिस्तान इस मामले में बात, मतलब पाकिस्तान इस मामले में कुछ करता ही नहीं है, तो फिर हम भी तो कड़ा रुख, पाकिस्तान की जो जनता है हम उनके अगेंस्ट में नहीं जाना चाहते एक्चुअली। हमारे मोदी जी पाकिस्तान की जनता के अगेंस्ट में नहीं जाना चाहते। रीजन ये है बेटा कि पाकिस्तान की अगर जनता के अगेंस्ट में चले गए तो भारत के अंदर आतंकवाद फैलाना बहुत ज्यादा आसान हो। ये बात मैं ऑन कैमरे पे इसलिए बता रहा हूँ बेटा, आप जरा समझो। जैसे कि आपने पाकिस्तान का पानी रोक दिया, ठीक है, अब पाकिस्तान की जनता तो सीधा ही बोलेगी इसमें हमारा क्या कसूर, हमने क्या किया, हम थोड़ी मारने गए थे। अब पाकिस्तान की जनता को हमें अपनी तरफ, इतने साल तक हमने पाकिस्तान की जनता को अपनी तरफ रख रखा था कि पाकिस्तान की जनता इंडिया से हिट नहीं करते थे। वहाँ के कमांडर्स, वहाँ के नेता, वो हमसे हिट करते थे, और हमारे और उसके बीच में डिप्लोमेट चल रहा था। डिप्लोमेट मतलब राजनीतिक स्तर पर द्वेष चल रहा था।
लेकिन अगर पाकिस्तान की जनता हमारे अगेंस्ट हो गई तो भारत के अंदर आतंकवाद फैलाना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तानी जनता को बहुत ज़्यादा मतलब वो ज़्यादा वो नहीं करेंगे। जैसे होता है ना जो आतंकवादी बनाने के लिए उनको बहुत ज़्यादा सिखाया पढ़ाया जाता है, तो वो इंडिया के अगेंस्ट में ऐसे ही हो जाएंगे, क्योंकि पानी बंद हो गया उनका। तो फिर मरता क्या ना करता, तो मरता तो हर कुछ करेगा ना। इसीलिए हमारे मोदी जी ने इतना बड़ा मतलब रुख तो अपनाया पाकिस्तान की जनता और इवन वहाँ के नेता को ये दिखाया, कमजोर करने की कोशिश करी डिप्लोमेट तरीके से, कि अगर आपने ऐसा कुछ करा इन फ्यूचर, 28 जो हमारे लोग मारे गए, अगर इन फ्यूचर अगर आपने कभी ऐसा करा तो हम 28 लाख को मारकर या 28 करोड़ को मार के हम बदला ले सकते हैं। आप हमें कम मत समझिए, हमारा बड़प्पन है, हम आपको पानी दे रहे हैं, हम आपको जिंदा रख रहे हैं, क्योंकि हो तो आप हमारा ही अंश। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप क्या करिए, आप हमारे लोगों को यहाँ पर आके मारिए, आतंकवाद फैलाइए। सबसे पहले आपको आतंकवाद को खत्म करना चाहिए। तो जल की उपलब्धता किसी भी देश को खत्म करने के लिए, इवन किसी भी देश को बसाने के लिए कितनी ज्यादा उपयोगी है। सिंधु घाटी सभ्यता, मेसोपोटामिया पढ़कर आए हो आप, दोनों सभ्यता जल के बगल में हुआ बसाई गई थी। जल कितना उपयोगी है आप सब जानते हो, जल है तो कल है, संदेश भी जानते हो। तो जनसंख्या घनत्व मैं आपको बता चुका हूँ। प्रति इकाई क्षेत्रफल पर निवास करने वाले लोगों की जनसंख्या, वही जनसंख्या घनत्व कहते हैं। प्रति इकाई मतलब कोई भी एक इसका फिक्स यूनिट ले लो, कोई भी फिक्स यूनिट ले लो, कोई भी एक फिक्स यूनिट ले लो चलो। जैसे मैंने ले लिया 10 किलोमीटर, और इस 10 किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं, मान लेते हैं 5,000 लोग हैं, ठीक है। अब मुझसे पूछा जाएगा कि भाई बताना इसका यूनिट, तो मैं इसको पहले किलोमीटर में कन्वर्ट करूंगा। 10, ये हो गया 3 से 3 जीरो, 3 से 10 जीरो। अब मैं इसको बोलूंगा, अब मैं इसको बोलूंगा कि 2 मीटर में, क्या, 2 मीटर में प्रति एक, यही बोलूंगा, 2 मीटर नहीं बेटा, एक, हाँ, 2 मीटर प्रति क्षेत्रफल में, 2 मीटर प्रति, 2 मीटर, 2 मीटर प्रति क्षेत्रफल में एक जनसंख्या निवास करती है। ये ऐसे हुआ कुछ, ये बहुत मैंने बहुत ज्यादा यूनिट मेथड ले लिया, बहुत ज्यादा छोटा ले लिया। लेकिन हम सीधा बोलेंगे तो हम क्या बोलेंगे सीधा, हम यहीं पे 5 और 10 में छोड़ देंगे। हम बोलेंगे 10 मीटर प्रति क्षेत्रफल में, 10 मीटर, 10 मीटर प्रति क्षेत्रफल में पांच, 5 लोगों की जनसंख्या निवास करती है। तो प्रति बहुत ज्यादा मैंने वो ले लिया डीप, और फिर भी आपको समझाने के लिए। ठीक है बेटा, क्लास तो अच्छी ही चल रही है, समझ में भी आपको सब कुछ आ रहा है ना।